इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, जैसा कि आप सभी को मालूम है आरएसएसबी बोर्ड द्वारा पटवार एग्जाम का रिजल्ट भी जारी हो चुका है और विभाग द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर इंस्ट्रक्शन भी जारी हो चुके हैं। और जिनमें आपको नहीं पता था फॉर्मेट, तो उनके फॉर्मेट भी जारी हो चुके हैं और अब किन किन फॉर्मेट के अंदर नोटरी से सत्यापन करना है उसके बारे में भी जानकारी आ चुकी है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जिनका भी पहले दिन डीबी होगा तो उनसे पूछकर हम आपको जरूर बताएंगे कि शुरू से लेकर अंत तक का प्रोसेस है वहाँ विभाग में क्या हुआ था दस्तावेज सत्यापन को लेकर। तो जैसा कि आप सभी को मैंने पहले भी बताया था, इस यूट्यूब चैनल पर आपको पटवार एग्जाम से जुड़ी पल पल की अपडेट दी जाएगी। और अब मैं आपको बात करने जा रहा हूँ आज की वीडियो में दस्तावेज सत्यापन के लिए आपको कौन कौन से दस्तावेज तैयार रखने हैं, उनके फॉर्मेट क्या होने चाहिए, कौन से दस्तावेज नोटरी से सत्यापित होने चाहिए, इसके बारे में चर्चा करूंगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जिनका भी डीबी होगा उनसे हम पूछकर आपको जरूर बताएंगे कि वहाँ पर विभाग में डीबी का जो प्रोसेस है वो क्या रहा था शुरू से लेकर एंड तक। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ अभी अभी जो विभाग और बोर्ड द्वारा फॉर्मेट जारी किए गए हैं वो फॉर्मेट आपको किस तरह से फिल करना है और कौन कौन से फॉर्मेट आपके नोटरी से सत्यापित होने चाहिए उसके बारे में चर्चा करूंगा। और उसके बाद मैं बात करूंगा दस्तावेज सत्यापन के लिए आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उन्हीं कैंडिडेट का होगा जिनके नंबर कट ऑफ जितने या कट ऑफ से ज़्यादा हैं। क्योंकि आप ये मत सोचना कि रैंक में आपका नाम है लेकिन आपका डीबी क्यों नहीं हो रहा। तो मैं आपको बता देता हूँ, पटवारी एग्जाम के रिजल्ट में टोटल 12 पीडीएफ बोर्ड द्वारा जारी की गई, यानी कि जिन्होंने एग्जाम दिया उन सब की रैंक जारी की गई है। तो आपका भी रैंक आएगा, लेकिन आपका डीबी में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करता है कि आपके नंबर कितने हैं। अगर आपके नंबर कट ऑफ जितने या कट ऑफ से ज़्यादा है आपकी कैटेगरी में तो आपको डीबी के लिए बुलाया जाएगा। जिनको भी बुलाया जाएगा उनको पर्सनली एसएमएस मेल के माध्यम से सूचनाएं दे दी जाएगी। और उनके एसएसओ आईडी में भी आप चेक करोगे तो स्क्रूटिनी फॉर्म का लिंक है वो शो होगा, क्योंकि स्क्रूटिनी फॉर्म की लास्ट डेट है 6 दिसंबर। तो अभी तक आपने स्क्रूटिनी फॉर्म फिल नहीं किया तो वो भी आप जल्दी से फिल कर लीजिए। तो चलिए अब बात करते हैं जिन दस्तावेज के फॉर्मेट आपको नहीं मिल रहे थे वो फॉर्मेट आ चुके हैं। सबसे पहले जिसमें है आपका चरित्र प्रमाण पत्र। तो चरित्र प्रमाण पत्र में आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है प्रमाणित किया जाता है श्री कुमारी श्रीमती, यानी कि जो भी है आप पुरुष हो तो श्री और महिला हो तो कुमारी, वो आप अपने अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सभी आपको अपनी जानकारी लिखनी है। निवास लिखना है, पिता का नाम लिखना है, व्यक्तिगत रूप से जो सामने मतलब ये जो आपका बनाएगा चरित्र प्रमाण पत्र वो लिखेगा, तो वो व्यक्तिगत रूप से आपको कितने महीनों या वर्षों से जानता वो उसका उल्लेख करेगा। यहाँ डेट या सिग्नेचर और यहाँ राजपत्रित अधिकारी की मुहर लगी होनी चाहिए कंपलसरी। तो चरित्र प्रमाण पत्र आपको टोटल 3 जरूरत होगी। कितनी जरूरत होगी? 3, जिसमें से 2 तो अलग अलग राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी होनी चाहिए और वो राजपत्रित अधिकारी है वो आपके सगे संबंधी नहीं होने चाहिए। और एक आपने जहाँ से भी अंतिम शिक्षा प्राप्त किया वहाँ का चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सामान्य घोषणा पत्र की अगर मैं बात करूं तो सामान्य घोषणा पत्र भी आपका नोटरी द्वारा सत्यापित होना चाहिए। 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर नोटरी द्वारा सत्यापित होना चाहिए। सामान्य घोषणा पत्र आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका नाम, पिता का नाम, रोल नंबर, आपके एप्लीकेशन फॉर्म नंबर। अब एप्लीकेशन फॉर्म नंबर मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो कोई बात नहीं, जब आप एसएसओ आईडी लॉगिन करोगे माई रिक्रूटमेंट में जाओगे वहाँ पटवारी एग्जाम के सामने व्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन होगा, वहाँ से आप अपने एप्लीकेशन नंबर लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये सब चीज़ दे रखी है कि दस्तावेज सत्यापन के अनुसार यहाँ पर ये सब योग्यता होनी चाहिए इसके अनुसार। और यहाँ सिग्नेचर, यहाँ नाम या दिनांक, स्थान, पता, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लिखी होनी चाहिए। यानी कि ये आपका जो सामान्य घोषणा पत्र है इसमें क्या क्या शर्तें दे रखी है वो आप देख सकते हैं कि राजस्थान में राजस्व विभाग पटवारी भर्ती हेतु अपेक्षित उक्त हेतु जारी विज्ञापन में वर्णित शर्तों के अनुसार शैक्षणिक योग्यता आप रखते हैं। इसकी मतलब कि जो भी शैक्षणिक योग्यता है वो विज्ञापन के अनुसार हैं। सभी दस्तावेज पूर्ण रूप से सही हैं। गलत दस्तावेज पाए जाते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। इसको लेकर एक सामान्य घोषणा पत्र है, इसका फॉर्मेट आपको बता दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है संतान संबंधी घोषणा पत्र। ये आपको सामान्य कागज पर ही लिखना होता है, इसके लिए कोई भी नोटरी की आवश्यकता नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है सामान्य कागज पर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मैं, पुत्र, पुत्री, पत्नी, जो भी रोल नंबर, राजस्व विभाग, मैं पटवारी भर्ती 2025 में पटवारी के पद पर अंतरिम रूप से चयनित हुआ हूँ, प्रोविजनल रूप से आप चयनित हुए हैं। दिनांक 31/5/2002 तक
मेरे बच्चों की संख्या, यानी कि 31/5/2002 तक आपके बच्चों की संख्या जितनी थी वो आपको लिखनी है। अगर बच्चों की संख्या थी तो उनका नाम और उनकी डेट ऑफ बर्थ भी आपको लिखनी होगी। या फिर 1/6/2002 या उसके बाद मेरे बच्चों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई है तो उस पर आपको लिखना है। या फिर अगर वृद्धि हुई है तो अब वर्तमान में टोटल कितने बच्चे हैं वो लिखना होगा, उनके नाम और डेट ऑफ बर्थ लिखनी होगी। उसके बाद स्टूडेंट का सिग्नेचर, स्टूडेंट का नाम होना चाहिए। इसके बाद मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए राजपत्रित अधिकारी के हस्ताक्षर में दिनांक और मोहर के साथ होना चाहिए। अगला आपका आता है अविवाहित स्टूडेंट के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला घोषणा पत्र। अविवाहित स्टूडेंट के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला घोषणा पत्र, इसमें आप देख सकते हैं, इसमें भी आपको वही डिटेल लिखनी है। यहाँ पर सब कुछ दे रखा है और उसके बाद घोषणाकर्ता का नाम, फिर स्थान, दिनांक और किसको साक्षी माना, उनके नाम, पता और सिग्नेचर होने चाहिए। इसके बाद अगला है आपका 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर मुद्रित करवाकर नोटरी पब्लिक से प्रमाणित करवाए विवाहित स्टूडेंट के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला घोषणा पत्र। यानी कि अविवाहित और विवाहित वालों को 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर नोटरी से प्रमाणित करना कंपलसरी है। तो विवाहित स्टूडेंट और अविवाहित दोनों के लिए घोषणा पत्र है वो बनाना होगा। यानी कि जो अविवाहित है वो भविष्य में दहेज नहीं लेंगे, विवाहित है उन्होंने दहेज नहीं लिया, इसके संबंध में आपसे घोषणा पत्र है वो लिखवाया जाता है। तो वो भी आपको जब दस्तावेज सत्यापन आपका होगा तब आपसे लिया जाएगा। तो इसमें अब जो आपके विवाहित कैंडिडेट है तो उनके फिर यहाँ नीचे डिटेल में उनके ससुर, पिता, उनके हस्ताक्षर, नाम, पता होगा। इसके अलावा पति और पत्नी जिसको भी स्वतंत्र साक्षी माना है उनका हस्ताक्षर, नाम और एड्रेस होगा। इसके बाद अगला फॉर्मेट है वो विधवा स्टूडेंट के द्वारा ये भी घोषणा पत्र 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर मुद्रित करवाकर नोटरी से प्रमाणित करना है और जो दे रखी है वो सब चीज़ आपको यहाँ पर खाली स्थान में फिल करनी है। इसके बाद आता है परित्यक्ता स्टूडेंट, तो इनको भी 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर नोटरी से प्रमाणित करना होगा और जो दे रखी है वो चीज़ आपको सभी यहाँ पर लिखनी होगी। इसके बाद आता है विवाह प्रमाण पत्र, 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर मुद्रित करवाकर, यानी कि जिनका विवाह 22/5/2006 से पहले हुआ उन्हें यह घोषणा पत्र दिखाना होगा, क्योंकि इसके बाद वालों को तो मैरिज सर्टिफिकेट दिखाना होगा, लेकिन इनसे पहले जिनका विवाह हुआ तो उन्हें 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी से पब्लिक से प्रमाणित करवाकर आपको ये फॉर्मेट पूरा भरकर वहाँ आपको दिखाना होगा। तो ये आपके फॉर्मेट थे, मैंने आपको बता दिया कौन में नोटरी की आवश्यकता है, किस में नहीं है, उसके बारे में चर्चा कर दी है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको दस्तावेज सत्यापन के समय कौन कौन से दस्तावेज आपसे लिए जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ पात्रता, जहाँ दस्तावेज सत्यापन के लिए निम्नलिखित आवश्यक दिशा निर्देश दे रखे हैं, जिसमें सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन की फोटोकॉपी। देखो आपको वहाँ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेके जाने होंगे, फोटोकॉपी साइड भी लेके जाने होंगे। जब आप वहाँ पर जाओगे तो वहाँ आपके एक जना आपके ओरिजिनल दस्तावेज चेक करेगा और दूसरा आपके फोटोकॉपी चेक करेगा। तो ओरिजिनल दस्तावेज में मैं आपको बता देता हूँ। अब आप सोचेंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से ले, तो अभी थोड़ी देर मैंने पहले बताया आप SSOID से भी पटवारी एग्जाम का एप्लीकेशन फॉर्म है वो निकाल सकते हो, अगर पहले आपने नहीं निकाला तो। इसके अलावा आपको स्क्रूटिनी फॉर्म है वो भी लेके जाना होगा जो आपने SSOID से भरा। अगर कोई कैंडिडेट SSOID से अपना स्क्रूटिनी फॉर्म नहीं भर पाता है तो कोई बात नहीं, आप बोर्ड की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पर स्क्रूटिनी फॉर्म का फॉर्मेट है, वहाँ पर वो डाउनलोड कीजिए, प्रिंट निकालिए और उसमें जो दे रखा है वो सभी फिल कीजिए और उसे आप फिर 100 रुपये के RSSB बोर्ड के सचिव के नाम का पोस्टल ऑर्डर है वो सचिव के नाम का होना चाहिए और उसके बाद आप अपना DV करवा सकते हैं। इसके बाद शैक्षणिक योग्यता में जो भी आपने देखो, शैक्षणिक योग्यता में आपको अंक तालिका भी दिखानी होगी और डिग्री प्रमाण पत्र है वो भी दिखाने होंगे। अब किसी बोर्ड में क्या होता है, 10th होती है, 12th होती है, तो उनके अंक तालिका प्रमाण पत्र अलग अलग होते हैं, तो किसी के एक ही होते हैं। तो जिनके अलग अलग होते हैं उन्हें वो दोनों दिखाना होगा, जिनके एक ही है तो फिर उन्हें वो एक ही दिखाना होगा। बाकी शैक्षणिक योग्यता में कंप्यूटर योग्यता में जो भी आपने कोर्स कर रखा, चाहे RSCIT कर रखा है या BTech करके है, तो उनको कंप्यूटर की फिर अलग से कोई आवश्यकता नहीं है, तो उसका भी आपको प्रमाण पत्र और अंक तालिका दिखानी होगी। अब देखो, अगर आपने ग्रेजुएशन में 6 सेमेस्टर थे या 8 सेमेस्टर थे तो आपको उन सभी सेमेस्टर की अंक तालिका दिखानी होगी, वो भी क्रम से 1 से लेकर, ऐसा नहीं है कि फाइनल या फर्स्ट ईयर की दिखा रहे हो, आपको सभी सेमेस्टर की दिखानी होगी। और अगर आपने फॉर्म फिल करते समय आपके किसी के अगर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो उसने भी उसका फॉर्म में जिक्र किया है, तो आपको फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की भी अंक तालिका और डिग्री है वो दिखानी होगी। यानी कि जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय जिन जिन की जानकारी दी है वो सभी आपको दस्तावेज ओरिजिनल दिखाने होंगे। इसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ कंफर्म करने के लिए या तो आपको 10th क्लास की अंक तालिका दिखानी होगी या आपको अपना जन्म प्रमाण पत्र दिखाना होगा।
इसके बाद मूल निवास प्रमाण पत्र, और जो नॉन टीएसपी के हैं उन्हें मूल निवास प्रमाण पत्र दिखाना होगा, और जो टीएसपी वाले हैं उन्हें विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र दिखाने होंगे। और मूल निवास प्रमाण पत्र आपका एक बार बनता है, वो जीवन पर्यंत वैलिड रहता है, फिर चाहे आप किसी भी कैटेगरी से क्यों ना हो, चाहे आप एससी के हो, एसटी के हो, ओबीसी के हो, एमबीसी के हो, किसी भी कैटेगरी के हो, एक बार बना हुआ मूल निवास प्रमाण पत्र आपके जीवन पर्यंत वैलिड रहता है। इसके बाद जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र में क्या अलग अलग कंडीशन है। एससी एसटी वालों का अगर एक बार बना वो जीवन पर्यंत वैलिड है, लेकिन अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी से हो, एमबीसी नॉन क्रीमी से हो, तो आपका जाति प्रमाण पत्र आपको बनाना है। अगर आपका 1 साल से ज़्यादा पुराना है तो आप शपथ पत्र के माध्यम से भी काम चला सकते हैं, वो भी अधिकतम 3 साल तक। अगर 3 साल से भी ज़्यादा पुराना है तो आपको फिर नया बनाना होगा। और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं या फिर जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग में आते हैं, यानी कि जिनको इनकम सर्टिफिकेट की बात करें, तो इनकम सर्टिफिकेट भी अगर आपका 1 साल से ज़्यादा पुराना हो गया और वर्तमान में भी आप उसी कैटेगरी में हो, तो आप शपथ पत्र के माध्यम से काम चला सकते हैं, वो भी अधिकतम 3 साल तक, इससे ज़्यादा नहीं तो फिर आपको नया बनाना होगा। और अन्य प्रमाण पत्र जो भी यहाँ पर लागू रहे, यानी कि अगर किसी ने फॉर्म है वो स्पोर्ट्स पर्सन कोटे से भरा है, या विधवा श्रेणी से भरा है, या परित्यक्ता श्रेणी से भरा है, या एक्स सर्विसमैन से भरा है, या पीएच कैंडिडेट से भरा है, जिस भी कैटेगरी से आपने फॉर्म फिल किया है उस कैटेगरी का प्रमाण पत्र आपको दिखाना होगा, ओरिजिनल फोटोकॉपी दोनों ही, तभी आपको उस कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा, अन्यथा आपको उस कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, यानी कि किसी कैंडिडेट है जो नॉर्मल है और उसने ऐसे ही लिख लिया स्पोर्ट्स पर्सन में यस लिख लिया, जिससे कि वो सोच रहा होगा कि मुझे फ़ायदा मिल जाएगा, कम नंबर पे भी मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब दस्तावेज सत्यापन के समय आपसे मांगे जाएंगे डॉक्यूमेंट, जब आप सभी सही दस्तावेज दिखाओगे तो ही आपका आगे फाइनल सिलेक्शन के लिए विचार किया जाएगा, अगर आपकी रैंक अच्छी है तो। अगर आप सभी दस्तावेज नहीं दिखाते हैं तो आगे की प्रक्रिया आपकी रोक दी जाएगी और इसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। तो अन्य प्रमाण पत्र में मैंने आपको बता दिया है वो सब चीज़ें। और इसके अलावा चरित्र प्रमाण पत्र के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ। आपके टोटल 3 चाहिए होंगे चरित्र प्रमाण पत्र। एक आपका हस्तलिपि प्रपत्र, यानी कि आपने देखा होगा जब आप SSO ID में OTR बनाया था उस समय भी आपको एक हस्तलिपि नमूना आपने अपलोड किया। सेम वही प्रोसेस है, बोर्ड की वेबसाइट पर आप जाओगे तो वहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। उसमें क्या होता है, ऊपर हिंदी में लिखा होता है, नीचे खाली जगह होता है पैरा, और फिर इंग्लिश का पैरा, उसके नीचे भी खाली जगह है। तो जो हिंदी में लिखा वो आपको अपनी राइटिंग में हिंदी में लिखना होता है, और जो इंग्लिश में लिखा वो आपको अपनी राइटिंग में इंग्लिश में लिखना होता है। और एग्जाम का नाम लिखना होता है, रोल नंबर, आपका नाम, पिता का नाम, और उसके बाद आपको अपने सिग्नेचर कर देना है, तो वही वहाँ पर आपको ज़रूरत होगी। इसके अलावा आपके अंतिम शैक्षणिक संस्थान वाला हो गया है। विवाह होने की स्थिति में जो मैरिड है उनके लिए मैरिज सर्टिफिकेट, और जिनका विवाह 2006 से पहले हुआ तो उनके लिए जो घोषणा पत्र का फॉर्मेट मैं आपको बता चुका हूँ। ये सारी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। 8 नंबर पॉइंट पर लिखा हुआ है कि सभी शैक्षणिक, जाति, मूल निवास, विकलांगता प्रमाण पत्र, अन्य प्रमाण पत्र का अवलोकन कर लें। नाम में त्रुटि होने पर या अंतर होने पर शपथ। देखो, अगर आपकी कोई भी मार्कशीट है या डिग्री का सर्टिफिकेट है, उसमें अगर आपके नाम में कुछ गड़बड़ हो रही है, त्रुटि है, या कोई अक्षर छूट गया है, या कोई एक्स्ट्रा जुड़ गया हो, इस प्रकार की कोई भी त्रुटि है, तो आप शपथ पत्र दिखा सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा स्वयं का फोटो पहचान पत्र, आपको एक अपनी फोटो ID दिखानी होगी, और इसके अलावा 2 पासपोर्ट साइज़ के नवीनतम फ़ोटो भी आपको लेके जाने होंगे। 2 पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो भी लेके जाने होंगे। और इसके अलावा स्क्रूटनी फॉर्म के साथ समस्त प्रमाण पत्र दस्तावेजों के स्वयं द्वारा प्रमाणित 2 सेट लेकर आपको जाने होंगे। दस्तावेज के कितने सेट लेके जाने? 2 सेट। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि स्टूडेंट उपयुक्त दिशा निर्देश भर्ती विज्ञापन का ध्यानपूर्वक अध्ययन करते हुए विस्तृत आवेदन पत्र में संलग्न और मूल दस्तावेज के साथ व्यक्ति निर्धारित दिनांक और समय अवधि। देखो, आपका अलग से शेड्यूल जारी हो जाएगा, वो जब भी जारी होगा हम आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता देंगे, जिसमें आपको बता दिया जाएगा कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कौन सी डेट में किस समय है। स्थान तो आपको मैंने पहले भी बता चुका हूँ, अभी वापस भी बता दूंगा। बाकी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 8 दिसंबर से शुरू हो जाएगा। तो निर्धारित दिनांक और समय पर उपस्थित हो। अगर आप एब्सेंट रहे तो आपकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं की होगी कि आगे आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। उक्त दिशा निर्देश के साथ समस्त संलग्न करने वाले शपथ के प्रारूप राष्ट्रमंडल और बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसे स्टूडेंट को 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर नोटरी करवाकर प्रस्तुत करना होगा, जो कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताए थे। 50 रुपये के स्टाम्प पर नोटरी से सत्यापित कौन से प्रमाण पत्र है। अब बात आती है इनका DV का होगा। तो DV का आप यहाँ देख सकते हैं, राजस्व अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान जयपुर रोड अजमेर में किया जा रहा है। यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फर्स्ट डे जिनका भी DV होगा वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा DV शेड्यूल आने के बाद कि आपका है, जिससे कि मैं आपसे
पूछकर बाकी साथियों को बता सकता हूँ कि पहले दिन डीवी का प्रोसेस है वो शुरू से लेकर अंत तक किस तरह से रहा है। सभी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी। और इसी तरह पटवार एग्जाम से जुड़ी पल पल की अपडेट जाने के लिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन रख दीजिए। और मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि डीवी में उन्हीं कैंडिडेट को लिया जा रहा है जिनके नंबर कट ऑफ जितने हैं या कट ऑफ से ज़्यादा है। आपकी जो भी कैटेगरी है उसमें पहले कट ऑफ चेक कीजिए, फिर आप अपने मार्क्स चेक कीजिए। अगर आपके मार्क्स कट ऑफ जितने या कट ऑफ से ज़्यादा है तो आपका भी डीवी होगा, इससे कम वालों का डीवी नहीं होगा। रैंक तो सभी की जारी हुई, जिन्होंने एग्जाम दिया उन सब की आई है, क्योंकि रिजल्ट की पीडीएफ टोटल 12 जारी की गई है। आप बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं।